अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह क्लास 9 के MCQs प्रिपरेशन की सेकंड वीडियो में आपके जो न्यू बुक के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, उनके जो है MCQs की प्रैक्टिस करेंगे और जो है उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम और हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है उसके MCQs की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे जो MCQs है वो हमसे कहता है सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एट्सेट्रा। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ये सारे काम कर सकता है? तो हमारे पास नीचे जो ऑप्शंस हैं, हमें मालूम है कि कंप्यूटर को लोड करना, बूट करना, फिर उसके बाद सारी मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अंजाम देता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा। बाकी DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो वो सिर्फ डेटाबेस की मैनेजमेंट करता है और कोई काम नहीं कर सकता। एंटीवायरस हमारा जो है वो सिर्फ वायरस जो है उसको आइडेंटिफाई करके उनसे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट रखता है, और वायरस तो हमारा जो है ना बेड़ा गर्क कर देता है। तो जनाब करेक्ट आंसर ए ऑप्शन था। सेकंड हमसे कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन डैश सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं। ठीक है भाई, तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत है कि आपको सबसे पहले अगर कंप्यूटर को आपको रन करना है तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को आपके यूज़र से इंटरेक्ट करने के काबिल बनाता है, और यूज़र जो भी एप्लीकेशंस प्रोसेस करनी है, परफॉर्म करनी है, तो उसको आप विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं कर सकते। कंप्यूटर लें, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना डालें और डायरेक्ट आप जो है उसमें कोई म्यूज़िक प्लेयर डालने लगें या कोई गेम, तो इंस्टॉल ही नहीं कर सकते उसके अंदर जब तक कि उसमें उसका एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यही उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। उसमें सारे डिवाइस ड्राइवर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको इंटरफेस प्रोवाइड होती है, उस इंटरफेस से आप उन हार्डवेयर से लिंक होते हैं और फिर उसको जो है ना आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किसी ख़ास मकसद के लिए, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। अब नंबर 3 हमसे कहता है प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड चेकिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज बिफोर ऑपरेटिंग इट इज़ कॉल्ड। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम कि भाई कंप्यूटर के स्टार्ट होने से पहले उसके हार्डवेयर को चेक करना, तो ये प्रोसेस जो होता है वो बूटिंग कहलाता है। नंबर 4 हमसे कहता है ऑलोकेशन एंड डी ऑलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी एक्सेस टू शेयर्ड कैशे मेमोरी एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज इज कॉल्ड। कि भाई आपके प्रोसेसर की ऑलोकेशन और डी ऑलोकेशन करने का मतलब प्रोसेसर को किसी काम पे लगाना। ठीक है भाई, उस प्रोसेसर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को ऑलोकेट करना कि भाई आपने ये काम करना है, और फिर डी ऑलोकेट करना कि भाई ये काम ख़त्म हो गया, अब आप यहाँ से निकलो और आप दूसरे काम की तरफ तवज्जो दो। तो ये सारे काम करना प्रोसेसर को, मेमोरी को, और जितनी भी जो एक्सेस शेयर्ड मेमोरी होती है, ये सारे काम रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसर आपकी एक रिसोर्स है, मेमोरी आपकी रिसोर्स है। ठीक है भाई, तो जितनी भी आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं, ये कैशे मेमोरी हो गई, प्राइमरी मेमोरी हो गई, या जो प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज़ हैं, इन सब को मैनेज करना रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। नंबर 5 हमसे कहता है वी इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू। हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो उसके लिए हमारे सामने जो इंटरफेस होती है उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यानी जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है और जो आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे यूज़र इंटरफेस का हिस्सा होते हैं। हमारा डेस्कटॉप और उस डेस्कटॉप के सारे आइकन्स और वो सब कुछ जो है हमारा डिस्प्ले जो होता है वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। उस इंटरफेस से हम अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर हमारे सामने ऐसी इंटरफेस होती है जैसे अभी बताया कि उसमें आइकन्स बने हुए होते हैं। इससे पहले के जो, अगर आपने 1970-80 में आँख खोली होती है ना, तो जो कंप्यूटर साइंस आप पढ़ते ना तो भाग जाते। तो भाई उस वक्त हमारे पास क्या थे, कंप्यूटर जो थे उस वक्त हमारे पास ऐसे खूबसूरत कलरफुल डिस्प्ले नहीं हुआ करते थे। कंप्यूटर के शुरू में बिल्कुल एक काली स्क्रीन हुआ करती थी, बिल्कुल घुप लाइट गई हुई, और उसके ऊपर जो है ना हमारे पास सिर्फ एक प्रॉम्प्ट आ रहा होता था, और उसमें हमने जो है कमांड्स लिख करके ना जो भी फाइल ओपन करनी है उसको कमांड लिख करके ओपन करना होता था। कोई डिस्प्ले, कोई अट्रैक्शन नहीं होती थी। तो वो हमारा इंटरफेस जो था वो कमांड लाइन इंटरफेस था। आज का इंटरफेस काफ़ी कलरफुल है, उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अच्छा भाई, अब नंबर 6 हमारा MCQs हमसे कहता है सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थ्रू देयर कंट्रोलर्स आर कॉल्ड। कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। देखिए, वैसे तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जनरली तौर पे तो हमें ये पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ही का हिस्सा होते हैं जिनको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। तो अगर आपके पास दिए हुए ऑप्शंस में डिवाइस ड्राइवर मौजूद हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डिवाइस ड्राइवर क्लिक करें, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम ही का पार्ट होते हैं और ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं।
तो जैसे ही आप कोई नया डिवाइस कंप्यूटर के साथ प्लग इन करते हैं तो उसमें वो होता ही है कि वो प्लग इन प्ले होता है, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम ना उसके ड्राइवर्स को सर्च करता है अपनी डेटाबेस के अंदर, कि उसके पास अगर मौजूद होता है तो वो जो है उसको उसी वक्त इंस्टेंटली इंस्टॉल कर लेता है। अगर उसके डेटाबेस में नहीं होता तो फिर वो कहता है कि भाई इंटरनेट पे सर्च करें, या फिर आप इस डिवाइस के साथ जो आपको डिवाइस ड्राइवर मिला है उस ड्राइवर को इंस्टॉल करें। तो वो जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल होता है, ठीक है भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर डिवाइस ड्राइवर ऑप्शंस में ना हो तो फिर आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लिखा हुआ तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही में ये मौजूद होते हैं। नंबर 7 कहते हैं विच फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल्स। कि कौन सा फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि फ़ाइल मैनेजमेंट करता है। अब यहाँ नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ ही ऑब्जेक्टिव के अंदर है कि मैनेजिंग फाइल्स, ठीक है भाई। तो अब आप बहुत आसान हो गया, हमारे पास नीचे ऑप्शंस में से हम लिखेंगे फाइल मैनेजमेंट, कि ये फाइल मैनेजमेंट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइलों की सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टोरेज को मैनेज करता है। नंबर 8 हमसे कहता है फंक्शन दैट डिसाइड्स प्रोसेसिंग ऑर्डर एंड टाइम ऑलोकेशन ऑफ CPU टू ईच प्रोसेस इज कॉल्ड। कि वो कौन सा फंक्शन होता है जो डिसाइड करता है, ये फंक्शन जितने भी ऊपर से लेकर अब तक पढ़े हमने सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही के फंक्शन हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट भी, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे काम जनरली तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। तो उसी में से एक फंक्शन के आपके डिसाइड करना कि प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या होगा, कौन सी एप्लीकेशन पहले प्रोसेस होगी और ज़्यादा प्रायोरिटी किस काम को देनी है, ज़्यादा प्रोसेसर की जो है रिसोर्सेज किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ कम करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाती हैं। तो ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अंजाम देता है। अच्छा, नंबर 9 कहता है यूज़र इंटरफेस इन विच टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन आर कॉल्ड। इसे आप कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है भाई। तो जो आपका डॉस जो आपका जो सिस्टम होता है, जैसे आपने GW बेसिक पे काम किया ना, उस पर आप सिर्फ कमांड्स लिख रहे होते हैं, तो वहाँ कोई आइकन नहीं होता सेलेक्ट करने के लिए, कोई माउस पॉइंटर नहीं चलता उसमें। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो होता है हमारे, जिसमें हम कमांड लाइन्स लिख करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। नंबर 10 कहता है यूज़र इंटरफेस दैट यूटिलाइजेस लेस मेमोरी रिसोर्सेज बट गिव्स फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। तो जनाब कमांड लाइन इंटरफेस भले से जो है वहाँ पे अंधेरा होता है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग नहीं होती, लेकिन अगर हम काम के एतबार से देखें, वर्किंग के एतबार से, तो वो मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी उसकी कम होती है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती। सिर्फ टेक्स्ट बहुत कम साइज़ लेता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और जो है जब साइज़ कम लेता है, ज़्यादा मेमोरी स्पेस अवेलेबल होती है, तो फिर प्रोसेसिंग भी प्रोसेसर के ऊपर भी लोड कम पड़ता है, मेमोरी पे भी कम लोड पड़ता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस पहले से बोसीदा ज़रूर है, लेकिन आपकी कमांड्स की इंस्ट्रक्शन के लिए, कंप्यूटर से प्रोसेसिंग करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन की ये ज़्यादा फास्ट मोड है, प्रोसेसिंग इसकी ज़्यादा फास्ट होती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में वही कह लेंगे शश ज़्यादा होते हैं, कि भाई इसमें बहुत सारी आपकी जो है ना उसको खौफ दुल्हन की तरह तैयार किया हुआ होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप जितनी ज़्यादा विंडोज़ अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपके पास ग्राफिक्स कार्ड भी इलस्ट्रेटेड अच्छा होना चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपकी रैम भी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आपके पास सिस्टम जो है वो कोर टू डू है और उस पर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहें कि भाई मैं विंडोज़ 7 विंडोज़ 11 इंस्टॉल करके ना इसके ऊपर काम करूँगा, तो उसकी ग्राफिक्स हाई है, तो वो ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर की जो है चीखें निकल जाएंगी उसके ऊपर। अच्छा भाई, तो अब चलते हैं, यहाँ तक बात समझ आ गई, अब चलते हैं 11 की तरफ। नंबर 11 कहता है इंटरफेस इन विच यूज़र कैन ऑपरेट विदाउट मेमोराइजिंग सिंटेक्स ऑफ कमांड्स। कि वो इंटरफेस जिसमें आपको कमांड्स याद नहीं रखनी पड़ती। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है जिसमें आप बिना कुछ याद किए आप सिर्फ फाइल पे क्लिक करते हैं और वो जो है वो सिलेक्ट होकर के वो ओपन हो जाती है। तो ये जो क्लिक करते हैं आप, तो ये एक तरीके से आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को ना कि तुमने ये काम करना है, या आपने क्लिक किया, ये ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो ये क्लिकिंग भी आपकी एक कमांड होती है, सिलेक्शन वगैरह सारी ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होती है। अच्छा भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है नंबर 12 कहता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली अ सिंगल यूज़र टू ऑपरेट एट अ टाइम इज कॉल्ड। तो भाई जब सिंगल यूज़र को ऑपरेट करने देता है तो उसे कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर एक ही वक्त में एक कंप्यूटर को बहुत से मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे होंगे तो वो होगा हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, डॉज एंड विंडोज़ किसकी एग्जाम्पल है? डॉज एंड विंडोज़ जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स एक वक्त में एक ही बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो डॉज और विंडोज़ भी हमारे कंप्यूटर्स में जो यूज़ होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मिसाल है।
इसी तरीके से लिनक्स और यूनिक्स जो है हमारे पास, ये एग्जाम्पल्स हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो ये सर्वर्स और वर्क स्टेशन पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मुख्तलिफ हमारे जो टास्क होते हैं या जो प्रोसेस होते हैं उनको ग्रुप्स के अंदर उनको एग्जीक्यूशन करता है, तो उसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इसमें आप जो है ना डायरेक्टली जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कंप्यूटर से सीपीयू से इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि जो भी आपकी जो टास्क होते हैं वो सारे के सारे आप जब फीड करते हैं तो पहले एक हिस्सा आता है जो कि ऑपरेटर होता है, जो कि बैचिंग करता है। बैचिंग का मतलब होता है कि वो ग्रुप्स बनाता है, कि जो सिमिलर टास्क होते हैं उनके ग्रुप्स बना करके उनको अरेंज करके रखता है, और एक एक करके वो जो है एक क्यू क्रिएट करता है, और उस क्यू में यानी एक लाइन क्रिएट करता है, पहले बैच को भेजेगा, फिर उसके बाद अगला बैच रेडी होगा, फिर अगला बैच रेडी होगा। तो सारे बैच लाइन में लगे होते हैं, एक के बाद एक दे दन प्रोसेसर यूटिलाइज हो रहा होता है। तो इसकी खासियत ये होती है कि इसमें इडल टाइम बहुत कम होता है, प्रोसेसर मुस्तकिल बिजी रहता है, उसको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, और उससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है, और ह्यूमन इंटरेक्शन इसमें कम होता है। तो ये खासियतें होती हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो ये अभी मैंने बताया भाई, ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। साथ में याद रखिएगा इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी जो है लेस होता है, कम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑलोकेट्स फिक्स्ड टाइम बिटवीन वेरियस टास्क इज टर्म्ड एज। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ कामों के दरमियान टाइम फिक्स्ड शेयर करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मिलता जुलता है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग का मतलब भी क्या है? मुख्तलिफ यूज़र्स हैं, उस मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान आप टाइम शेयर कर रहे हो। तो ये तो दिमाग में आता है कि भाई मल्टी यूज़र भी तो यही करता है। तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, मल्टी यूज़र में ये होता है कि उसमें जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं ना, उनके साथ फिक्स्ड टाइम शेयरिंग नहीं होती। किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, किसी को कम प्रायोरिटी मिल जाएगी। कोई टास्क ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाएगा, किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा शेयर हो जाएंगी। तो ये उसमें हो सकता है, और यही होता है उसमें, तो सबके पास एक जैसा टाइम शेयर नहीं हो रहा होता। जबकि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जितने भी कनेक्टेड यूज़र्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो टाइम की स्लॉट फिक्स कर देता है कि भाई हर यूज़र को इतने स्प्लिट सेकंड की विंडो मिलेगी, इस स्प्लिट सेकंड में उसकी टास्क को जो है ना रिसोर्सेज ऑलोकेट होंगी, उसके बाद फिर उसकी विंडो क्लोज होते ही फिर दूसरे यूज़र को वो रिसोर्सेज ऑलोकेट हो जाएंगी। तो ये फ़र्क होता है मल्टी यूज़र और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अच्छा भाई, अब चलते हैं नंबर 18 की जाने। नंबर 18 कहता है टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम बाउंड होते हैं। टाइम बाउंड का मतलब एक फिक्स्ड टाइम के अंदर उन्होंने काम करना होता है। ठीक है भाई, तो ये जहाँ उनके लिए टाइमिंग फिक्स हो गई तो ये कहलाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं जिनके अंदर एक टास्क होता है और उसके साथ एक टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम लिमिट के अंदर उन्होंने उस टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अच्छा भाई, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स टास्क ऑन टाइम विदाउट डिले इज कॉल्ड। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये हमने इस चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्यों होती हैं। एक हमारे पास थी कि भाई हमारे पास एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक कहलाता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि हार्ड रियल टाइम जो होता है उसमें फेलियर का कंसेप्ट नहीं होता। उसमें एक स्प्लिट सेकंड जो जिस काम के लिए जो टाइम फिक्स होता है उसमें उसी टाइम के अंदर जो है ना मशीन ने उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस टास्क को कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है भाई, उसमें कोई जो है डिले का कंसेप्ट नहीं होता कि भाई आप जो है ये काम थोड़ा सा लेट हो सकता है। नहीं, जो एक काम है वो फिक्स टाइम के अंदर, जैसे रोबोट्स होते हैं ना उनका भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आपने इतने सेकंड में इस तरह से मूव करना है, फिर इतनी देर बाद आपने ऐसे इस चीज़ को पिक करना है या इस चीज़ को इस तरह से जोड़ना है, वेल्ड करना है। तो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो फिक्स होता है। अब अगर उसमें डिले हो गया यानी वो हैंग हो गया तो क्या होगा? फिर जहाँ वो अगर कोई गाड़ी की वेल्डिंग कर रहा है पार्ट्स की ऑटोमेटिक, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा एक हिस्सा लेट हो गया तो वो वेल्डिंग फिर सोचें कैसी करेगा। तो वहाँ जो है इस तरह के जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो कि ऐसी जगह पे यूज़ हों जहाँ के फेलियर का कंसेप्ट नहीं हो, तो वो सारे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ज़्यादातर डिफेंस नीड में ये यूज़ होते हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन और ऑपरेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। बाकी दूसरे जो हमारे पास जो कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगले MCQs में उसकी मिसाल भी दी हुई है कि जैसे ऑनलाइन
ट्रांजैक्शन सिस्टम हो गया, तो उसमें आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे इजी पैसा से करते हैं, तो वो अक्सर जो है आपके पास वो बीच में वेटिंग के लिए वो सर्किल घूम रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, डिले हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन एक दफ़ा आपकी लाइन में लग गई तो वो प्रोसेस हो जाती है। तो उसमें कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं होता, उसमें वो काम हो सकता है, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। इसी तरह टिकट रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डिले आ सकता है, लेकिन आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिसाल होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि आपने ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर दी, करना है उसको, लेकिन उसको थोड़ी सी जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम के हवाले से। अच्छा भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs नंबर 21 की तरफ, जो हमसे कहता है कि चूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर योर कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन, कि भाई आप अपने कंप्यूटर के लिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर, कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो उसका सबसे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जब आप कभी भी अपने जो है सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसकी सबसे पहले जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो ही वो जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा और जो है फिर आगे चल के इफेक्टिवली काम करेगा। तो जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है भाई, तो उसकी विंडोज़ की भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि विंडोज़ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उस वर्जन को कितनी रैम चाहिए होती है, कितनी उसकी जो है आपकी हार्ड डिस्क स्पेस होनी चाहिए, कितनी जो है आपकी मेमोरी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, प्रोसेसर की स्पीड वगैरह, ये सब बहुत मायने रखती हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इसका सबसे करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद नंबर 22 हमसे कहता है ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प्स इन डेली टास्क्स टू बी एग्जीक्यूटेड एफिशिएंटली आर कॉल्ड, कि वो सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में मदद करता है उनको बहुत इफ़िशेंटली अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, इसको हम कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि ऑफिस ऑटोमेशन का क्या मतलब था, हमने पढ़ा था कि ऑटोमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक सिस्टम और एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाना जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। तो बिना इंसानी मुदाखलत के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए जो हम एक सिस्टम बनाते हैं जो कंप्यूटराइज्ड, और उसमें जो सॉफ्टवेयर्स के ग्रुप को यूज़ करते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास MS ऑफिस सूट है, तो उसके अंदर MS ऑफिस सूट के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड, स्प्रेडशीट वाला, एक्सेल और फिर पावर पॉइंट वगैरह, तो इन सब की मदद से हम क्या करते हैं, हम जो है अपने रोज़मर्रा के कामों में प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में या एनालिसिस करने में हमें जो है आसानी रहती है। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास अब 23 कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है। और गिवन ऑप्शन जो है हमारे पास, एक है सोर्स कोड, एक है वायरस डेटाबेस और एक है नन ऑफ देम। तो किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर एक डेटाबेस होती है जिसमें उसके अंदर वायरस की डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, अब वक्त के साथ साथ हमारे पास वायरसेस जो हैं वो जाहिर सी बात है इवॉल्व होते चले जा रहे हैं, उनकी कोडिंग चेंज होती चली जा रही है। तो अगर आपकी एंटीवायरस को अगर नए वायरसेस के कोड्स के बारे में नहीं पता होगा तो वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा और ना ही आपके सिस्टम को उनसे प्रोटेक्ट कर सकेगा। इसीलिए आपका एंटीवायरस जो होता है उसका अपडेट होना, यानी कि हर थोड़ी देर से बाद जब वो अपडेट के लिए कहता है चेक करने के लिए, तो आप उसको लाजमी चाहिए कि आप उसे अपडेट करें, क्योंकि वो फिर अपने सर्वर से जो न्यू वायरसेस फाइंड आउट हुए होते हैं उनके कोड्स को जो है डाउनलोड करता है। तो वो कहाँ डाउनलोड करता है, उसके पास एक डेटाबेस होती है जिसमें वो उन वायरसेस की इन्फॉर्मेशन सेव करता है कि इस किस्म के कोड्स भी जो है वायरसेस में काउंट होते हैं, तो फिर वो उनको डिटेक्ट करके आपके सिस्टम को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट उसका कंपोनेंट होता है, वायरस डेटाबेस। ओके, अब नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके पास जैसे मिसाल जो है MS वर्ड की है, तो MS वर्ड क्या करता है, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उसकी मदद से आप जो है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेटर्स लिखें, ऐसे लिखें, बुक्स टाइप्स करें उसके ऊपर। तो ये सारे काम जो है आप MS वर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से आपको याद होगा एक हमारे पास नोट पैड भी होता है जिसके ऊपर हम टाइपिंग करते रहते हैं, मगर वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है मिनिमम फॉर्मेटिंग के साथ, यानी कि सिर्फ उसमें आप बहुत थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं, सिर्फ फॉन्ट के बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ बीम्स वगैरह सेट नहीं कर सकते। तो वो टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। ठीक है भाई, सिर्फ टेक्स्ट टाइप करने के लिए उससे आप किसी भी प्रोग्राम का कोड लिख सकते हैं। तो वो टेक्स्ट एडिटर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नोटपैड नहीं होता। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मिसाल आपके पास MS वर्ड है।
नंबर 25 हमसे कहता है पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज आर कंपोनेंट्स ऑफ। ये तीन चीज़ें कि कहाँ पर पाई जाएंगी, यानी कि पेज सेटअप वाला ऑप्शन, पैराग्राफ वाला ऑप्शन और अरेंज वाला ऑप्शन किस चीज़ के हिस्से हैं। तो ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए इसमें से पेज लेआउट टैब जो है वो उसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पेज लेआउट में ही जा करके आप पेज की सेटिंग करते हैं, पेज का सेटअप, पेज का साइज़, पेज की ओरिएंटेशन सेट करेंगे, फिर पैराग्राफिंग के ऑप्शंस को वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ टेक्स्ट और दूसरी चीज़ों को अरेंज करने के भी ऑप्शंस वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 26 हमसे कहता है डैश इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग, कलर्स एंड सेटिंग्स दैट चेंजेस द ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग होता है। प्री डिफाइंड मतलब कि पहले से ही वो एक फॉर्मेटिंग के सारे ऑर्डर्स उसमें डिफाइन हुए होते हैं कि कलर क्या रखना है, डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या रखना है, फॉन्ट क्या रखना है, इसे कहते हैं प्री डिफाइंड सेटिंग। तो प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग जो है वो जो पूरे डॉक्यूमेंट के जो है लेआउट को चेंज कर देती है, वो उनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो आपको पता है इसको हम थीम्स कहते हैं। जब आप कोई थीम सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद उसके कलर्स, उसके बैकग्राउंड और उसके जो ग्राफिक्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक डिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है भाई। और पूरी डॉक्यूमेंट आपकी उसी पहले से एक डिफाइंड फॉर्मेट के ऊपर जो है वो फॉर्मेटेड हो जाती है। तो थीम्स इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 27 कहता है डैश हेल्प्स द यूजर्स टू क्विकली अरेंज ग्राफिकल एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम किस चीज़ की मदद से बहुत आसानी से अरेंज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ग्राफिकल और दूसरे टेक्सचुअल एलिमेंट्स को। तो ये अरेंजमेंट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अरेंज करने के लिए हमारे पास अरेंज ग्रुप होता है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अरेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। पेज सेटअप में तो सिर्फ पेज की ओरिएंटेशन और साइज़ को सेट किया जा सकता है, बाकी ग्राफिक्स की अरेंजमेंट नहीं हो सकती पेज सेटअप से। थीम्स अभी हमने पढ़ा, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग को कहते हैं। पैराग्राफ से सिर्फ पैराग्राफ के ऑप्शंस जो होते हैं वो जो है मेंशन किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफिंग, स्पेसिंग वगैरह। लेकिन अरेंज ग्रुप जो होता है वो इस काम के लिए यूज़ होता है। ओके भाई, अब नंबर 28 हमसे कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ द सेक्शंस, ग्रुप्स एंड हेडिंग्स ऑफ द कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। कि जो हम किसी भी जो है डॉक्यूमेंट के अंदर जो अपनी ऑर्गेनाइज लिस्टिंग शो करते हैं ग्रुप्स और हेडिंग्स की कंटेंट्स के, यानी कि आसान ज़बान में कि जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी हेडिंग्स वगैरह यूज़ हुई हैं उसको एक तरतीब से हेडिंग्स को डिफाइन करना कि पहले भाई इस टॉपिक पे गुफ्तगू होगी, इस टॉपिक के सब टॉपिक्स ये हैं। तो इस तरीके से जो आपका एक इंडेक्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप कोई भी बुक खोलें तो सबसे पहले जो आपके पास इंडेक्स होता है वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स को शो कर रहा होता है। अच्छा, नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मिसाल इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई। तो ये तो बहुत आसान है हमारे लिए, हमें पता है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का काम जो होता है एमएस एक्सेल पे होता है, वर्ड प्रोसेसिंग का काम एमएस वर्ड पे होता है, प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी हो तो वो सब पावर पॉइंट पे की जाती हैं, और एमएस आउटलुक जो होता है वो हमारा एक ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो जिसकी मदद से हम जो है अपनी ईमेल्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमसे स्प्रेडशीट का पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एमएस एक्सेल है। ओके भाई, अब उसका नंबर 30 हमसे कहता है एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेजेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि डिजिटल मैसेजेस की एक्सचेंज दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उसे क्या कहा जाता है, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन डाटा कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब डाटा ट्रांसमिशन का जिक्र करते हैं तो डाटा ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक डिवाइस से डाटा दूसरे डिवाइस तक सेंड करना। तो ये जो सिर्फ एक सेंडिंग होती है इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और जब दो डिवाइसेस के दरमियान बैक वक्त सेंड एंड रिसीव दोनों काम हो रहे हो तो फिर इसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ओके भाई, नंबर 31 कहता है कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स और वेव्स दैट चेंजेस विद टाइम पीरियड एंड यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड। अगर आपका डाटा जो है वो जिन सिग्नल्स के ज़रिए जा रहा है वो सिग्नल्स कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहे हैं, यानी कि उनकी कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, उन सिग्नल्स की वेरिएशन है, उनका शेप सेम नहीं है, और जो है वो वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आ रही है। तो भाई ऐसा तब होता है जब आपके पास सिग्नल जो है वो एनालॉग हो। डिजिटल सिग्नल का तो फिक्स फॉर्मेट होता है, उसकी तो सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, एक 0 और एक 1। तो डिजिटल सिग्नल सिवाय 0 1 के और किसी जो है वैल्यू को शो नहीं करता, और वो कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ 0 एंड 1 होता है, ठीक है भाई। मुख्तलिफ 0 और 1 तरतीब से आ रहे होते हैं।
जबकि एनालॉग सिग्नल जो होता है उसके अंदर वेव्स फॉर्म होती है और वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ डिस्टॉर्टेड का मतलब कि वो चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। फिर उसके बाद नंबर 32 में लिखा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पैटर्न ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड। तो यहाँ जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात हो रही है तो समझ जाए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। तो ये जो है डिजिटल डाटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। और एनालॉग डाटा जो होता है वो एनालॉग सिग्नल्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। नंबर 33 हमसे कह रहा है डाटा रेट इज़ मेजर्ड इन, कि जो हमारी डाटा कम्युनिकेशन होती है उसमें डाटा की जो सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है उसको मेजर जो किया जाता है तो उसको दो तरह से मेजर किया जाता है। एक होता है डाटा रेट और एक होता है बाउड रेट। तो डाटा रेट जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं बिट्स पर सेकंड, ठीक है, बाइट्स मत लगा दीजिएगा गलती से। बिट्स पर सेकंड में डाटा रेट को मेजर किया जाता है। और जो इससे एक बड़ा यूनिट होता है जिसको हम बाउड रेट कहते हैं, उसमें हम सिग्नल्स पर सेकंड्स में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है भाई। दोनों ही चीज़ें जो हैं बिट रेट और बाउड रेट, ये डाटा कम्युनिकेशन में, डाटा ट्रांसमिशन में जो है डाटा की स्पीड को मेजर करने के दो यूनिट हैं, ठीक है। तो अगर सिग्नल्स के हिसाब से मेजर करेंगे पर सेकंड तो उसको बाउड रेट कहिएगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 34 भी है। अच्छा, उसके बाद नंबर 35 हमसे कहता है कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ डैश बेसिक कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास बुनियादी तौर पर 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है भाई। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स जब पढ़े थे तो आपको याद होगा सबसे पहला हमारे पास तो डाटा होता है, डाटा या मैसेज जो हम सेंड कर रहे होते हैं। फिर उसको भेजने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो सेकंड कंपोनेंट मीडियम होता है। फिर उसके बाद जो है कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई डिवाइस जिससे वो डाटा सेंड किया जाता है तो वो सेंडर होता है। फिर जिसको भेजा जा रहा है वो रिसीवर होता है। और पांचवा और आखिरी जो कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, के सेंडिंग और रिसीविंग ट्रांसमिशन के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित होते हैं, तो उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो इस तरह से मिला के कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा भाई, नंबर 36 हमसे कहता है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड। 3 चीज़ों पर डाटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस टिकी होती है। तो 2 तो बता दिए कि भाई, एक तो डिलीवरी होता है और एक एक्यूरेसी होता है। तीसरी चीज़ होती है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब वक्त पर कम्युनिकेशन होना, ठीक है। कॉस्ट और स्पीड उसके नहीं है आपके करेक्ट ऑप्शंस। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है कि भाई भले से आप जितनी भी उस पर कॉस्ट लगा दें, स्पीड उसकी जितनी भी तेज़ हो, अगर वो वक्त पे डिलीवरी नहीं करेगा, टाइम फॉलो नहीं करेगा, तो फिर ऐसी कम्युनिकेशन का फ़ायदा है क्या, ठीक है भाई। तो आपको अगर देर से इत्तला मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही, तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। ओके, नंबर 37 हमसे कहता है पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि वो रास्ता जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक बेहतर वर्ड जो दिए हुए ऑप्शन हैं उनमें से करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन मीडियम, कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए जो रास्ता यूज़ होता है उसे ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। नंबर 38 कहता है फास्टेस्ट डाटा कम्युनिकेशन स्पीड कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। इनमें से कौन सा तार है जिसको यूज़ करके हम फास्टेस्ट कम्युनिकेशन स्पीड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल करता है। ये तकरीबन 200 GB के करीब डाटा पर सेकंड जो है वो सेंड करने की सलाहियत रखता है। ट्विस्टेड पेयर की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो तकरीबन आपकी 10 GB के अंदर अंदर होती हैं। और कॉक्सियल केबल जो होती है वो जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाटा फास्ट, ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा फास्ट कॉक्सियल केबल होती है, उसकी ज़्यादा हाई क्वालिटी और ट्रांसमिशन स्पीड फास्ट होती है। फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक तो सबकी किंग है। अच्छा भाई, नंबर 39 कहता है रेडियो, टेलीविजन एंड कॉर्डलेस फोन्स यूज डैश फॉर ट्रांसमिशन, कि जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन और कॉर्डलेस फोन्स की जो ट्रांसमिशन होती है डाटा की, वो किन वेव्स की मदद से होती है। तो नीचे 2 ऑप्शन हैं, एक माइक्रोवेव एक रेडियो वेव। तो करेक्ट आंसर जो है वो रेडियो वेव्स है। तो ये टेलीविजन, कॉर्डलेस और जो रेडियो ट्रांसमिशन है ये सारी रेडियो वेव से होती है। मोबाइल फ़ोन्स परफॉर्म डाटा कम्युनिकेशन यूजिंग, जबकि मोबाइल फ़ोन्स की जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है माइक्रोवेव्स की मदद से। तो मोबाइल फ़ोन के जो टावर्स होते हैं सारे के सारे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि, जैसे आपको मिसाल समझाऊंगा, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे आपके पास रेडियो होता है तो आप
कमरे, किसी भी कमरे में हो, घर के किसी भी कोने में हो, आपने जो है एंटीना थोड़ा सा ऊपर किया और रेडियो जो है आप कहीं पे भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। कोई आपको किसी ख़ास डायरेक्शन में एंटीने को पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडियो सिग्नल्स आपके घर के हर हिस्से के अंदर आ रहे होते हैं। तो जहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन होती है तो वो ट्रांसमिशन जो है वो चारों डायरेक्शन के अंदर वो वेव्स जनरेट करती है। तो इसीलिए रेडियो वेव्स जो होती हैं वो हमारी ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। जबकि माइक्रोवेव्स जो होती हैं, आप इसके लिए जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन जो माइक्रोवेव से होती है हमारी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की, तो ये सारे सेलुलर नेटवर्क्स जो होते हैं, आप इनके टावर्स को देखें तो इनमें एक ख़ास डायरेक्शन के ऊपर एंटीने लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव जो होती हैं ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं होती, ठीक है ना, ये यूनी डायरेक्शनल होती हैं। और उसको इन साइट या इन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ठीक है ना, जो माइक्रोवेव्स परफॉर्म करती हैं। क्योंकि इनका एक सीध में दो एंटीनों का एक दूसरे के सामने होना ज़रूरी है, इसीलिए टावर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ जो हैं आपकी ऊंची इमारतों के ऊपर लगाए जाते हैं और उन पे उनकी एक ख़ास एंगल के ऊपर जो है सेटिंग की जाती है। और उस एंगल से अगर आप उसको देखेंगे तो वो किसी दूसरे टावर के जो हैं आपके रेडियो के साथ जो वो बिल्कुल अलाइन होगा। तो उसमें अलाइनमेंट की जाती है ताकि जो है वो वेव्स एक से दूसरे रिसीवर तक, एंटीने तक ट्रांसफ़र की जा सकें। तो माइक्रोवेव्स ओमनी डायरेक्शनल नहीं होती हैं, ये जो हैं यूनी डायरेक्शनल होती हैं, इनसाइड ट्रांसमिशन कर सकती हैं। रेडियो वेव्स जबकि दूसरी जानिब ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। अच्छा भाई, उसके बाद 42 हमसे कहता है डिफेक्ट्स ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस आर टर्म्ड एज, कि अगर हमारी कम्युनिकेशन के दौरान कुछ नकाइस आ जाएं, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो जाए डाटा की ट्रांसमिशन में और डाटा सिग्नल सही तरीके से सेंड और रिसीव ना हो रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को हम एक वर्ड में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स कहते हैं, ठीक है। डिफेक्टेड कम्युनिकेशन और सिग्नल डिफेक्ट्स नहीं कहते, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स उनके लिए एक टर्म यूज़ होती है। ओके, अब चलते हैं नंबर 43 की तरफ। 43 कहता है लॉस ऑफ सिग्नल एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, कि अगर आपके जो सिग्नल हैं उनकी एनर्जी में लॉस हो जाता है जिस मीडियम से वो जा रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एटीन्यूएशन। तो ये कहलाती है सिग्नल एटीन्यूएशन। अच्छा, तीनों के मतलब बता दें क्योंकि आने वाले एमसीक्यूज़ में जो हैं ये तीनों ही यूज़ होंगे। देखें, एटीन्यूएशन तो तब होती है जब आपकी मीडियम की रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो ट्रैवलिंग सिग्नल है उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम जो है अपने सिग्नल को दोबारा जो है एनर्जी देने के लिए उसको जो है हम उसको स्टिंग पिलाते हैं, उसको टेस्ट का झटका लगाते हैं। और ये स्टिंग पिलाने का काम ना हमारे पास एक डिवाइस करता है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो है इस जो सिग्नल्स होते हैं जो उनकी जो एनर्जी रिड्यूस हो जाती है वो एनर्जी उसमें ऐड करता है और उसके बाद दोबारा उसको बूस्टअप करके उस सिग्नल को बूस्टर के तौर पे काम करके आगे सेंड करता है एम्पलीफाई करके। तो एटीन्यूएशन का सॉल्यूशन तो ये हो गया। जबकि दूसरी जानिब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में लिखा हुआ है कि चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। चेंज इन शेप का मतलब ये कि जब आप सिग्नल को सेंड करते हैं तो डाटा ट्रांसमिशन के दौरान आपका जो एक कंपोजिट सिग्नल होता है, जब वो मीडियम से ट्रैवल करता है तो उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो मीडियम के अंदर अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल करके जब रिसीविंग साइड पर पहुंचते हैं तो उनको जो है ना उनकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो इस फॉल्ट को जो है हम डिस्टॉर्शन कहते हैं, ठीक है भाई। अब आखिरी चीज़ बची नॉइस। नॉइस क्या होती है? नॉइस ये होती है कि जब आपके अनवांटेड सिग्नल्स, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ और पीछे जो है ना कोई शोर शराबा शुरू हो जाए, ड्रम बीट ना कोई शुरू कर दे, कोई जो है ना आतिफ असलम साहब गाना शुरू कर दें, तो दो तीन अब आपको मिक्स कवालियाँ और गाने की जब आवाज़ जाएगी तो उसमें लेक्चर समझ में आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मिक्सिंग हो गई, उसमें बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं उनकी सिग्नल्स की जो है ना आवाज़ें आपस में इंटरमिक्स होकर के ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। इस चीज़ को हम नॉइस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 46 हमसे कहता है नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स टुगेदर इज कॉल्ड। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में इंटीग्रेट कर सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है राउटर। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। राउटर जो है वो ये नेटवर्क्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। उसके बाद नंबर 47 कहता है डिवाइस दैट यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा डिवाइस है जो हमारी टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते हुए जो है हमें जो है डाटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम करता है? तो ये आपको पता है कि अगर आपके पास PTCL का नेट है तो उसमें आपका मॉडेम लगा हुआ होता है, तो वो टेलीफोन लाइन से जो एनालॉग सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर तक भेजता है और कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को
आपके एनालॉग वायर के अंदर एनालॉग में कन्वर्ट करके भेजता है। तो ये जो है हमारा डायल अप मॉडेम जो होता है वो ये काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन मॉडेम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नंबर 48 हमसे कहता है OSI मॉडल डिवाइड्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम इनटू टेस्ट लेयर्स। तो OSI मॉडल जो होते हैं ये हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये प्रोटोकॉल जो होते हैं ये हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, और इनके मुताबिक जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 7। ओके, इसी तरह 49 हमसे कहता है TCP/IP इज़ अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेज ऑन द। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट। TCP/IP की फुल फॉर्म भी जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और IP का मतलब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये TCP/IP जो होते हैं ये वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो जितने भी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो उनको जो है इन प्रोटोकॉल्स के तहत अपनी डाटा ट्रांसमिशन सेंड एंड रिसीव करनी होती है। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQ नंबर 50 ये हमसे कहता है नेटवर्क एड्रेस दैट इज़ अटैच टू द रोम ऑफ द NIC कार्ड इज़ कॉल्ड। कि जो हमारे पास जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एक NIC कार्ड होता है, ठीक है, कभी बिल्ट इन होता है, कभी हम उसको एक्सटर्नल भी जो है उस पर लगा सकते हैं एक्सपेंशन स्लॉट से। तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो NIC कार्ड कहलाता है, उसकी जो चिप होती है रोम चिप, उसका जो एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक और वर्ड जो होता है वो फिजिकल एड्रेस भी यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके 2 नाम होते हैं उस एड्रेस के। जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एड्रेस होता है उसको या तो मैक एड्रेस कहते हैं या फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नंबर 51 हमसे कहता है IP एड्रेस प्रोवाइडेड टू यू बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो कॉल्ड। और जो हमें आपका जो नेटवर्किंग एड्रेस जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फराहम करता है, इसके लिए दूसरा नाम लॉजिकल एड्रेस भी यूज़ होता है। तो नेटवर्क के अंदर 2 तरह के एड्रेसेस यूज़ होते हैं। तो नेटवर्क एड्रेस एक होते हैं जिनको लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है, जो IP एड्रेसेस भी होते हैं जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। और दूसरा जो नेटवर्क में एड्रेस यूज़ होता है उसको हम फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस कहते हैं, जो आपकी एक्चुअल डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट हुई होती है ये उसका एड्रेस होता है। तो ये 2 हमारे पास नेटवर्किंग में एड्रेसेस यूज़ होते हैं। जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, उसका जो साइज़ होता है वो 48 बिट की स्टोरेज रखता है, जबकि जो हमारे पास जो IP एड्रेस होता है उसकी जो स्टोरेज होती है वो होती है 32 बिट की। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा कि फिजिकल एड्रेस 48 बिट का साइज़ वो रखता है, और जो लॉजिकल एड्रेस जिसको IP एड्रेस भी कह सकते हैं उसका साइज़ जो होता है वो होता है 32 बिट। तो यहाँ पर हमारे ये ख़त्म हो जाते हैं MCQ सारे। ठीक है भाई, और उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह आधी से ज़्यादा बुक कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे रिमेनिंग 3 चैप्टर्स रह गए हैं उनके भी जो हैं हम MCQs आपको इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करवा देंगे। एंड जो है बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह आपका पेपर जो है इन MCQs और बाकी सारी चीज़ जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है उससे जो है बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह।